हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जितेंद्र क्लासेस। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 3 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रेरियन रिफॉर्म्स कि मतलब हमने जो है कृषि में कौन कौन से सुधार किए। फर्स्ट सुधार के बारे में बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स कि भाई जो है हमने कौन कौन से टेक्निकल रिफॉर्म्स किए। फर्स्ट, यूज ऑफ HYV सीड्स। हमने जो है पहली बार HYV सीड्स का उपयोग किया, मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इन बीजों की खासियत ये होती थी कि भाई जो भी प्रोडक्शन का लेवल है वो ये इन बीजों की मदद से 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे कि एक फील्ड में जो है हम 2 क्विंटल पहले गेहूं उगा रहे थे, अब इन बीज का इस्तेमाल करके फिर जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा उसी एक हेक्टेयर में जो 2 क्विंटल उग रहा था, अब वो प्रोडक्शन हमारा हो जाएगा 6 क्विंटल्स कि मतलब प्रोडक्शन 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये सीड्स जो है कुछ ही क्रॉप्स के लिए यूज़ किए गए, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, इन सब के लिए ये जो इन बीजों का इस्तेमाल किया गया। और इन बीजों को बांटने की जिम्मेदारी किनकी थी? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की, जो कि 1963 में जिसका फाउंडेशन हुआ। ये सिर्फ पूरी बात इन बातों का ध्यान रखते थे कि भाई कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं और वहाँ पे कितनी मात्रा में बीज चाहिए, तो वो सब कौन उपलब्ध कराते थे? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाले। सेकेंड, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमें रासायनिक खाद के उपयोग के बारे में भी उस समय बताया गया, साथ ही साथ जो जैविक खाद आती थी उसके बारे में भी हमें बताया गया। एक 2014-15 की बात करें, जब हम सरकार ने जो है 256 लाख टन रासायनिक खाद का उपयोग किया, मतलब 256 लाख टन जो है रासायनिक खाद पूरे भारत के किसानों को दी गई। थर्ड, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हमें जो है तरीका सिखाया जाने लगा कि भाई क्रॉप को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की मदद से हम जो है अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इसके लिए जो है पूरे देश भर में 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर खोले गए, मतलब 14 ऐसे उद्योग खोले गए जिनका मुख्य काम ये था कि भाई लोगों को बताना, मतलब फार्मर्स को बताना कि कौन सी क्रॉप पे किस प्रकार से कितनी मात्रा में जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करना है, जिससे कि आपकी क्रॉप्स जो है खराब ना हो। फोर्थ, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ये हमारे लिए थोड़ा सा नया था कि भाई अब जो है लोगों का ध्यान जो है पारंपरिक कृषि से हटाकर साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट पे लगा दिया गया कि मतलब उन्हें वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना सिखाया गया। कहने का मतलब पहला पॉइंट देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ सॉइल। सबसे पहले उन्हें मिट्टी का चुनाव सिखाया गया कि भाई अगर आपको कोई भी क्रॉप उगाने है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये मिट्टी कौन सी है और इसमें जो है कौन कौन से गुण है। ठीक है। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। मिट्टी की जांच करने के बाद उसके बाद हमें ध्यान रखना होगा कि इस मिट्टी, ये जो मिट्टी है कौन सी क्रॉप के लिए सही है। जैसे ब्लैक सॉइल है वो कॉटन के लिए सूटेबल रहती है, ऐसे ही। तो उस समय हम जो है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप सिखाया गया। मिट्टी आपने जांच कर ली, उसके बाद क्रॉप कौन सी आप उस पर उगाएंगे वो जांच करेंगे। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। क्रॉप को देखने के बाद हम सीड्स का सिलेक्शन करेंगे कि हमें भाई नॉर्मल सीड चाहिए कि HYV सीड्स चाहिए उनका। फोर्थ, पैटर्न ऑफ क्रॉप चेंजिंग कि भाई अब तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल जो है वही क्रॉप उसी मिट्टी पे उगाओगे, नहीं। अब जो है क्या किया जाता था कि भाई कुछ समय बाद जब वो क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाता था, उसके बाद ये सिखाया गया कि उस जमीन पे, उसी मिट्टी में आप कौन कौन सी दूसरी क्रॉप्स उस समय उगा सकते हैं। फिफ्थ, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। अब हमें जो है इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि भाई हमें कितनी मात्रा में जो है पेस्टिसाइड डालना है, कितनी मात्रा में इंसेक्टिसाइड डालना है, कितनी मात्रा में जो है खाद डालनी है। ये सब का प्रयोग हमें सिखाया गया। ये सब तो थे भाई हमारे तकनीकी सुधार। अब हम बात करते हैं हमारे जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब संस्थागत सुधार कौन कौन से आए। फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज होते हैं भाई जिसको हम कहते हैं मध्यस्थ, जो मतलब बीच में से काम करते हैं। जैसे उस समय पहले के टाइम में था ब्रिटिशर्स, जमींदार और किसान, तो इसमें मीडिएटर्स कौन है? जमींदार, जिन्हें हम जमींदार के नाम से जानते थे। गवर्नमेंट ने उनका जो है एवोल्यूशन किया। एवोल्यूशन मतलब खात्मा उनका कैसे किया। पहले क्या होता था कि भाई जमींदार की खेती पर जो किसान काम कर रहा है, अब उन्हें क्या कहा गया कि भाई आप जो है उस जमीन के मालिक हैं और जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा उसका जो है थोड़ा बहुत जितना भी टैक्स बनता है वो आप हमें देंगे। तो मतलब जमींदार को जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब मालिक किन्हें बना दिया गया? उन किसानों को जो उन पर काम कर रहे थे। सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ रेंट, मतलब एक रेंट फिक्स कर दिया गया। पहले क्या होता था जितना क्रॉप है मर्जी से रेंट ले रहे हैं, ऐसा नहीं था। अब सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई जितना भी आपका टोटल कॉस्ट ऑफ क्रॉप है, कि मतलब आपकी क्रॉप की कुल जितनी कीमत है उसका आप 1/3 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 हिस्सा जो है हमारे पास रेंट के लिए जमा करा सकते हैं, बस उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। थर्ड, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि भाई ये जो एक नई प्रक्रिया थी चकबंदी की प्रक्रिया। इसमें क्या होता था कि पहले क्या हुआ था कि जो किसानों की होल्डिंग्स थी वो अलग अलग जगह फैली हुई थी। इसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली किया क्या, दोबारा से जो है लैंड का बंटवारा किया। अब क्या हुआ कि भाई किसानों को जो है पहले की तरह ये नहीं कि एक लैंड होल्डिंग यहाँ मिल रही है दूसरी यहाँ मिल रही है, नहीं। अब किसानों को जो है 3-3, 4-4 लैंड होल्डिंग्स जो है एक साथ दी जाने लगी।
कहने का मतलब जो जितनी भी बिखरी हुई ज़मीन थी अब सबको इकट्ठा करके एक एक किसान को बांटा जाने लगा। तो 2004 के अंदर जो है 630 लाख एकड़ ज़मीन का जो है बंटवारा गवर्नमेंट ने फिर से किया। फोर्थ, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये चकबंदी की प्रक्रिया के बाद जो है लैंड होल्डिंग्स, भाई जिसको जितनी ज़मीन मिली उसके हिसाब से एक मात्रा सेट कर दी गई कि भाई अगर कोई भी क्या कहते हैं किसान जो है इससे एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि भाई इससे ज़्यादा ज़मीन जो है उसके पास नहीं होगी। फिफ्थ, कोऑपरेटिंग फार्मिंग, कि भाई मिलजुल कर खेती की प्रक्रिया का सुझाव इन्होंने रखा कि भाई जैसे आप भी वीट उगा रहे हो और 4-5 फार्मर अलग अलग जगह वीट आप सब उगा रहे हो, पर ऐसा ना हो कि अलग अलग ना उगा के आप एक साथ उगाओगे तो आपकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी, और जब आपकी क्रॉप जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, उसकी कटिंग वगैरह हो जाएगी, पैकिंग वगैरह होने के बाद जब आप लेके जाना चाहोगे उसको एक ही मार्केट में आपको लेके जाना है, तो एक ही मार्केट में जब आप लेके जाओगे इसे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम आएगी। तो ये थे हमारे कुछ संस्थागत सुधार। अब हम बात करते हैं जो हमारे सामान्य सुधार थे उस समय कौन कौन से आए। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कहने का मतलब सिंचाई परियोजनाओं में एकदम से बहुत बड़ा बदलाव आया। गवर्नमेंट ने जो है कई जगह इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए छोटी छोटी परियोजनाएं बनाई और काफ़ी सारे भारत के राज्यों में जो है गवर्नमेंट ने अपनी संस्थाएं बनाई जिससे कि जो है सिंचाई के तरीकों में बदलाव लाया गया। 1951 में जो है हमारे पास सिर्फ 17% हिस्सा ही ऐसा था जहाँ पे प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था थी, पर अब जब हम आज के समय की बात करते हैं तो लगभग हमारे पास 45% पूरे देश में हिस्सा ऐसा है जहाँ पे परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। सेकंड, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, कि भाई साख का प्रावधान यहाँ पे रखा गया। साख का जो किसानों की समस्या थी, पैसों की समस्या, वो यहाँ पे सुलझाई गई। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यहाँ पे नाबार्ड, NABARD। 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। कि भाई जितने भी क्या कहते हैं गांव के एरिया में जितने भी फार्मर्स वगैरह रहते हैं उनकी सुविधाओं के लिए एक बैंक एस्टेब्लिश किया गया नाबार्ड। इसकी जो है धीरे धीरे ब्रांचेस जो है ऑल ओवर इंडिया बढ़ती चली गई। इनका मेन काम था रूरल एरियाज में जो फार्मर्स रह रहे हैं उनको कृषि करने के लिए लोन देना विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज के। एट प्रेजेंट जब हम बात करते हैं 94,647 कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है हमारी काम कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज हैं जो कि काफ़ी सारे जहाँ बैंक नहीं पहुँच पाए वहाँ पे जो है गांव के लोगों ने या आसपास के शहरों ने मिलकर एक कुछ संस्थाएं बनाई, तो जिनसे कि क्या हुआ, जो बैंक अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो ये जाके ये फार्मर्स को जो है लोन देते थे। और एट प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं हमारे पास जो है रूरल बैंक मतलब जो ग्रामीण बैंक है हमारे पास इस समय जो है टोटल 768 हैं, जिनका काम है भाई कम से कम ब्याज दर पर किसानों को लोन प्रोवाइड कराना विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए तो 1 या 2 कागज पे साइन लिया और काम खत्म। थर्ड, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, MSP की जब हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हमने पहले पढ़ रखा है कि भाई गवर्नमेंट ने कीमत फिक्स कर दी है आपके क्रॉप की। जैसे अब हम बात करते हैं कि भाई 50 किलो गेहूं की बोरी जो है वो 2000 रुपये की है सरकारी दाम के अनुसार। सरकार ने फिक्स कर दिया कि भाई अगर हम आपके जो 50 किलो की गेहूं की बोरी में हम 2000 में खरीदेंगे, अगर आपको इससे ज़्यादा दाम कहीं मिलता है कोई मार्केट में तो आप जाकर बेच सकते हैं, अगर आपको इससे कम दाम कहीं मिल रहा है तो आप वहाँ न जाकर हमें बेचिए। ठीक है, जैसे मतलब 2000 सरकार में 2000 में सरकार खरीद रही है, पर जैसा उसको है कि भाई 2200 या 2300 रुपये बाहर मिल रहे हैं तो वो बाहर जाके बेच सकता है। पर अगर कोई 2000 से कम दाम दे रहा है तो फिर आप वहाँ ना बेच के हमें बेचेंगे। ठीक है, तो सरकार ने कुछ इनकी भलाई के लिए जो है ये सब चीज़ें करी। तो ये थे हमारे जो है जनरल रिफॉर्म्स। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हमारा जो कहने का मतलब ये है कि अचीवमेंट्स जो कि हमने एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो कि कृषि में सुधार लाए थे उसमें क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स थी। सबसे बेसिक जो अचीवमेंट हमारी थी वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जो कि मिड 1960s में शुरू हुई थी। इसके 2 फेज थे शुरू होने के। फर्स्ट जो फेज था मिड 60s टू मिड 70s की मतलब 60 के दशक के मिड से लेके 70 के दशक तक। ये सिर्फ कुछ ही राज्यों में फैला जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर जब इसका सेकंड फेज आता है मिड 70s से मिड 80s, तब ये लगभग भारत देश के जो है 20 से अधिक राज्यों में फैल जाता है। और एक बात और, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमें जो कहा जाता है वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन। ध्यान रखेंगे, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कभी कभी हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन। नाउ अब हम अचीवमेंट पढ़ते हैं। पहली, राइजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन आ जाने के बाद, इंट्रोडक्शन होने के बाद
जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें बहुत तेज़ी आई थी। ठीक है, अब हम पर हेक्टेयर पे जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम टेबल से समझते हैं, राइस और व्हीट हमने यहाँ पे 2 क्रॉप्स लिए हैं और जितना भी हमने प्रोडक्शन रखा है यहाँ पे पर हेक्टेयर का रखा है। जैसा कि हम देख सकते हैं 1951 जब तक HYV सीड्स का उपयोग नहीं होता था, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आई थी, तो 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर हम प्रोडक्शन कर पा रहे थे। जैसे कि हम इधर की बात करते हैं 2016 की, तो जब तक ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह जा चुका था, मतलब आ चुका था, उसके बाद भी काफ़ी सालों बाद अब हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, 2404 किलोग्राम पर हेक्टेयर। प्रोडक्शन अप्रोक्स 4 टाइम्स बढ़ गया। ऐसे ही वीट में 1951 के दौरान हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे, 660 पर केजी। अब जब हम बात करते हैं 2016 की, 3093 किलोग्राम पर हेक्टेयर, अप्रोक्स 5 टाइम्स। कहने का मतलब राइस में हमने 4 टाइम्स इंक्रीज किया और वीट में जो है हमने 5 टाइम्स इंक्रीज किया। नाउ सेकंड, इंक्रीज इन एकरेज एंड फैलोइंग। एकरेज का मतलब समझेंगे कि भाई जो हम एकरेज का मतलब होता है लैंड अंडर कल्टीवेशन, कि भाई जितनी भी जमीन है हमारी कल्टीवेशन के अंडर, उसका एरिया जो है बढ़ता चला गया। कहने का मतलब जब हम फसल लगाते थे, फसल लगाने और जब तक काटने का टाइम आता था वो बहुत कम हो चुका था, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा जल्दी जल्दी हो रहा था, जिससे कि हम क्रॉप्स की जो है कटिंग जो है जल्दी जल्दी कर रहे थे। और इसी दौरान किसानों ने जो एक नया प्रोसेस अपनाया फैलोइंग का। फैलोइंग प्रोसेस समझेंगे क्या है, ये आपसे पूछा भी जाता है, डिफाइन फैलोइंग। तो फैलोइंग के बारे में जानते हैं। फैलोइंग एक ऐसा प्रोसेस था जो कई किसानों द्वारा अपनाया जाता था कि भाई अगर एक क्रॉप का हमने प्रोडक्शन कर दिया है तो उसके बाद ज़मीन को 2 से 3 महीने के लिए खाली छोड़ दिया जाना। ऐसा करने का कारण ये था कि भाई इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, मतलब मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बना रहेगा और हमारी ज़मीन जो है बंजर होने से बच जाएगी। तो कुछ किसान ये किया करते थे, फसल उगा ली, 2 से 3 महीने के लिए ज़मीन खाली छोड़ी, जब तक मिट्टी की जो है फर्टिलिटी वापस आ जाती थी, जो थोड़ी बहुत 10-20% गई होती थी, तो ऐसे फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन फिर से करते थे। तो कई किसानों ने फैलोइंग का प्रोसेस अपनाया। थर्ड, मूवमेंट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। नाउ अब लोगों को ये समझ आने लगा कि कृषि जो है निर्वाह का सोर्स नहीं रही, अब वो एक कमर्शियल सोर्स बन चुकी है, मतलब पैसा कमाने का जरिया बन चुकी है। अब लोग किस चीज़ों का प्रोडक्शन करने लगे, कॉटन, जूट, सिल्क, इन चीज़ों का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा करने लगे। फोर्थ, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जैसा कि हमने बात रखी थी 3rd 5-year प्लान में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जब हमने बोला था कि भाई हम जो है भारत देश को फूड ग्रेन्स में, मतलब अनाज के उपयोगी में, मतलब अनाज के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ये हमारा यहाँ पे पूरा होता है कि भाई जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो उस समय हमारे पास बम्पर जो है भारी मात्रा में जो है प्रोडक्शन हुआ, और एक समय ऐसा आया था कि भाई प्रोडक्शन तो इतना हमने कर लिया था पर उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। तब गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग वेयर हाउसेज, गोदामों की व्यवस्था कराई, बड़े बड़े जो है मार्केट्स वगैरह प्रोवाइड कराए, ये सब इन्होंने कराया। और एक बफर स्टॉक इन्होंने किया। बफर स्टॉक वह स्टॉक होता है जो कि इमरजेंसी के काम, इमरजेंसी में यूज आता है। मान लो अगर किसी स्टेट में बाढ़ वगैरह आ गई है या पूरे साल जो है हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है अच्छा नहीं हुआ, तब इस स्टॉक को जो है निकाला जाता था, तब लोगों की नीड्स को पूरा किया जाता था। ये तो थी भाई हमारी अचीवमेंट जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऐसा थोड़ी बहुत कुछ सीमाएं थी। वो क्या क्या थी, हरित क्रांति की सीमाएं। फर्स्ट, लिमिटेड क्रॉप्स लाइक जो राइस, व्हीट, बाजरा। कहने का मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का असर सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पर ही पड़ा, जैसे कि राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार एटसेट्रा। यही 4-5 क्रॉप्स थे जिनके लिए मेनली HYV सीड्स का यूज किया गया और ग्रीन रेवोल्यूशन आई। सेकंड, अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मतलब कि भाई कुछ राज्यों में तो ये बहुत तेजी से फैला और कुछ राज्यों में इसका इम्पैक्ट ना के बराबर पड़ा। देखते हैं, जैसे कि स्टेट्स की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है एकदम से बहुत बढ़िया इम्पैक्ट देखने को मिला कि भाई हाँ पता लगा कि देश में जो है हरित क्रांति आई है। पर कुछ ही उस समय कुछ राज्य ऐसे भी थे जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे जो है हरित क्रांति के बारे में लोगों को आदौ को तो पता ही नहीं था कि भाई हरित क्रांति हमारे देश में आ चुकी है, और यहाँ पे इम्पैक्ट भी ना के बराबर ही हुआ। थर्ड, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। इससे ये भाई हमारा ये मतलब है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया तो उस समय जो है यहाँ पे लगभग मोर देन 80% जो 75 to 80% के बीच पॉपुलेशन थी किसानों की, वो लगभग छोटे और निम्नवर्ती किसान थे। कहने का मतलब जो छोटे लेवल पे काम करते थे, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, और जो लगभग बचे जैसे 20 से 25% किसान थे, उनके पास जो है सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी और पैसा भी उनके पास खूब था। जो 75% किसान वगैरह आते थे वो आते थे कैसे स्टेट से, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब से, और जो बचे हुए 25% थे वो कहाँ से आते थे, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो कहने का मतलब लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन से कि भाई कुछ स्टेट्स में जो है इसका बम्पर इम्पैक्ट मिला, जैसे कि
पंजाब हरियाणा की हम बात करते हैं, यहाँ के फार्मर्स ने जो है सरकार से ज़्यादा मात्रा में जो है बीज वगैरह खरीदे और प्रोडक्शन स्टार्ट किया। प्रोडक्शन होने के कारण जो है इन्हें जो है अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिससे कि ये और अमीर बनते चले गए। तो कहने का मतलब इस योजना का लाभ जो है सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का जो लाभ है सिर्फ बड़े फार्मर्स को मिला, छोटे और निम्नवर्ती फार्मर्स के लिए इसके इनमें कोई जगह नहीं। नाउ फोर्थ, इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड से हमारा ये अभिप्राय है कि भाई इस हरित क्रांति ने पुअर फार्मर्स और रिच फार्मर्स के बीच एक गहरी खाई बना दी। कहने का मतलब प्रोडक्शन तो अमीर भी कर रहे थे, अमीर तो हर जगह से कर रहे थे, अमीर किसान जो थे हर जगह से प्रोडक्शन कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ करके जो है वो चाहते थे कि औरों के ज़मीन पे भी वो प्रोडक्शन कर सके, पर ऐसा चल नहीं पाया। तो ठीक है, इन्होंने जो है प्रोडक्शन काफ़ी हैवी मात्रा में किया। प्रोडक्शन करने के बाद जो है मार्केट में सामान बेचे आए, प्रॉफिट जो है 4 to 5 टाइम्स हो गया। यही जब पुअर फार्मर्स की बात आती है तो भाई पुअर फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा कि भाई हम अगर इस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे जो है बाकी रिसोर्सेज हम कैसे खाएंगे, हम कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, ये सब चीज़ें उन्हें सोचनी पड़ी। तो इससे कि एक गैप बनता चला गया फार्मर्स, रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स के बीच में, कि मतलब रिच फार्मर्स और रिच होते गए, पुअर फार्मर्स और पुअर होते गए। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 3 एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपने मोस्ट प्रीशियस कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।